हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन विद मीनाक्षी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्डस लियोनार्ड हक्सले, अ ग्रेट मॉडर्न पोएट एंड नोवेलिस्ट। इनका बर्थ हुआ था 26 जुलाई 1894 इन गुडालमिंग, सर इंग्लैंड में, और डेथ हुई थी 22 नवंबर 1963 इन लॉस एंजल्स यूएस में। अपनी जो लाइफ का लेटर पीरियड था 1937 से वो लॉस एंजल यूएस में सेटल हो गए थे, तो वहीं उनकी डेथ हुई थी। और ही बिलोंग टू अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक फैमिली से बिलोंग करते थे वे। उनके जो दादाजी थे थॉमस हेनरी हक्सले, वो बहुत ही अच्छे जाने माने उस समय के जियोलॉजिस्ट थे, और उन्हें जाना जाता है एज द बुलडॉग ऑफ डार्विन, डार्विन के बुलडॉग के रूप में। एक कोटेशन उनके लिए यूज की जाती है। और उनके जो फादर थे लियोनार्ड हक्सले थे, ही इज़ अ टीचर एंड राइटर बाय द प्रोफेशन। और उनकी मदर थी जो जूलियन हक्सले थी, वो डिसेंडेंट थी दी इंग्लिश पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड की, नीस थी उनकी। एंड एज अ चाइल्ड हिज निकनेम वॉज ओगी, उनका निकनेम ओगी था। और उनकी जो एजुकेशन हुई थी हिलसाइड स्कूल गुडालमिंग से ही हुई थी, जो उनका नेटिव प्लेस था। वहाँ से उनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई थी। देन आफ्टर ही एडमिटेड इन बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1913, यहाँ से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था 1916 तक, 1913 से 1916 में कंप्लीट किया था। एक्चुअली ही वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट बनना चाहते थे, क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो सभी लोग साइंटिस्ट थे। लेकिन उन्हें एक आई डिजीज़, सीवियर आई डिजीज़ हो गई थी, कैराटिटिस नाम से, जिस आई डिजीज़ को जाना जाता है, जो 1911 में उनकी आंखें इस डिजीज़ से इफ़ेक्टेड हुई थी, और काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने साइंटिस्ट बनने का जो ख्वाब था उसे छोड़ दिया और लिटरेचर की ओर अपना रुझान किया। और कुछ समय बाद एक ट्रीटमेंट, रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद उनकी आंखें थोड़ा रिकवर हुई। और उसके बाद जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया बेलाइल कॉलेज से, तो ये उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लासेस की हेल्प से और जो आई ड्रॉप्स होती हैं उनकी हेल्प से सक्सेसफुली किया। एंड आफ्टर दैट ही वर्कड एज अ वॉलंटरी इन द ब्रिटिश आर्मी। जून 1916 में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एज अ वॉलंटरी काम किया था, एट द टाइम ऑफ ग्रेट वॉर हुआ था जब, तब उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में वर्क किया था एज अ सोल्जर। लेकिन आइस में डिफेक्ट होने की वजह से उन्होंने वो आर्मी का वर्क छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए फ्रेंच पढ़ाई थी ईटन कॉलेज में। वहाँ उनके दो शिष्य थे, जो दो उनके स्टूडेंट थे, जो काफ़ी जाना माना स्थान रखते हैं अपना लिटरेचर में, इरिक ब्लेयर, जो कि जॉर्ज ऑरवेल के नाम से नॉवेल्स लिखते थे, एंड फेमस मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं। एंड स्टीवन रंसीमैन, ये दो इनके स्टूडेंट थे वहाँ। एंड इनकी जो मैरिज हुई थी, पहली मैरिज हुई थी 1919 में विथ मारिया नेस से, लेकिन 1955 में मारिया नेस का कैंसर के कारण डेथ हो गई थी। और इन्होंने दूसरी शादी की थी 1956 में, ये लॉरा से की थी। और लॉरा ने इनकी आफ्टर हिज डेथ एक इनकी बायोग्राफी पब्लिश की थी 1968 में, आगे पढ़ लेंगे हम उसके बारे में। एंड ही एडिटेड ऑक्सफोर्ड पोएट्री इन 1916 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड पोएट्री एडिट की थी। एंड नाउ वी हैव टू रीड समथिंग अबाउट हिज लिटरेरी अचीवमेंट। जो उनकी लिटरेरी अचीवमेंट थी, ही रोट मोर देन 50 बुक्स और नॉवेल्स, मीन्स टू से दैट उन्होंने 50 से ज़्यादा बुक्स लिखी थी, नॉवेल्स लिखी थी, जिसमें उनके ऐसे भी थे और नरेटिव वर्क भी थे। एंड जो उनकी पहली पोएम आई थी, जो पोएट्री का पहला कलेक्शन आया था, वो आया था द बर्निंग व्हील के नाम से 1916 में। ये उनकी पहली पब्लिश्ड बुक थी। उसके बाद उन्होंने नोवेल लिखना शुरू किया था। उनकी जो फर्स्ट नोवेल थी वो थी क्रोम येलो, इस नाम से 1921 में ये नोवेल पब्लिश हुई थी। दिस इज़ अ पैरोडी, ये एक पैरोडी थी, मीन्स टू से दैट ये एक सटायर थी ऑन द इंटेलिजेंसिया एंड हिज एक्सपीरियंस एट ग्रेसिंगटन। जो ग्रेसिंगटन में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस फील किए थे, उस पर बेस्ड थी ये नोवेल। लेकिन इन्होंने ग्रेसिंगटन के लोगों की एक पैरोडी बना दी थी, उन पे एक सटायर कर दिया था इस नोवेल में, जिसके कारण ये काफ़ी विवादों में भी रहे, और जो वहाँ के लोग थे वो इनसे काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो इस नोवेल ने इनको क्रिटिक्स और जो उस समय के जाने माने राइटर थे उनके बीच लाके खड़ा कर दिया, और उन क्रिटिक्स ने काफ़ी ध्यान गया था इस नोवेल के कारण एल्डस हक्सले पर। और देन आफ्टर दैट ही रोट एंटिक हे इन 1923 में इन्होंने एंटिक हे लिखी थी। एंड देन आफ्टर दोज बैरन लीव्स लिखी थी 1925 में। उसके बाद इनकी एक और अच्छी फेमस नोवेल आई थी पॉइंट काउंटर पॉइंट, जी, जो कि एक सटायर थी ऑन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड कन्वेंशनल मॉरलिटी पे एक सटायर किया था इनने। उसके बाद जो इनकी फिफ्थ नोवेल थी ब्रेव न्यू वर्ल्ड, दिस इज़ द
ग्रेट नोवेल एंड ग्रेटली एक्नॉलेज्ड नोवेल इन द इंग्लिश हिस्ट्री। ये बहुत ही जाना माना स्थान रखती है अपना इंग्लिश हिस्ट्री में, जो इन्होंने लिखी थी 1931 में। सॉरी, मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई। इन्होंने ये बुक ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1931 में लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी 1932 में। इसका जो टाइटल था वो लिया था जो विलियम शेक्सपियर का प्ले था टेम्पेस्ट। उसमें जब मिरांडा जो कैरेक्टर होती है, जो हीरोइन होती है, वो पहली बार जब आइसलैंड में पीपल्स को देखती है, लोगों को देखती है, तो वो बहुत ही खुशी के साथ चिल्लाती है और उसमें एक लाइन होती है उसके स्पीच में, ब्रेव न्यू वर्ल्ड करके। तो ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड टाइटल वहीं से बोरो किया है हक्सले ने, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से बोरो किया है इसे। एंड ये जो बुक थी ये सेट थी इन लंदन में, और 2540 जो एक एरा है, एक फिक्शनल एरा इन्होंने क्रिएट किया था इस नोवेल के लिए, जो 2540 थी। और उसे उस फिक्शनल एरा को इन्होंने नाम दिया आफ्टर फोर्ड। जैसे हम लोग एडी या बीसी नाम से जानते हैं एराज को, इन्होंने एक नया फिक्शनल एरा क्रिएट किया था आफ्टर फोर्ड। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आफ्टर फोर्ड, जो इन्होंने फिक्शनल कैरा क्रिएट किया था। एंड ये जो नोवेल है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल है इनकी। इस पे कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। ये इनकी बहुत ही जानी मानी एक्नॉलेज नोवेल है, क्योंकि ये डिपिक्ट करती है एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को, जो कंट्रोल करती है हमारी सोसाइटी को बाय द यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज़ से। ये मीन्स टू से दैट जो जेनेटिक बर्थ होता है उसको देने की बात करती है, और टोटली साइंस फिक्शन पे बेस्ड ये नोवेल है। और ये नोवेल मेन पॉइंट ये है कि एक डिस्टोपियन नोवेल है, ये हमारी एक डिस्टोपियन सोसाइटी को दिखाती है जिसमें मेलांकली वगैरह है, अपोजिशन ऑफ यूरोपियन नोवेल है। एंड दिस इज़ अ ग्रेट नोवेल। ये उनकी 5वीं नोवेल थी, ब्रेव न्यू वर्ल्ड के। उसके बाद इनकी आई थी आइलेस इन गाजा 1936 में एक नोवेल, जो इनका इंटरेस्ट दिखाती है ईस्टर्न फिलोसॉफी एंड मिस्टिसिज्म में। जो इनकी नोवेल थी आइलेस इन गाजा, ये इनका ईस्टर्न फिलोसॉफी में जो इनका इंटरेस्ट था और जो ईस्टर्न मिस्टिसिज्म था उसके लिए इनका जो इंक्लिनेशन था उसको रिप्रेजेंट करती है। एंड आफ्टर दैट इनकी जो 7th नॉवल आई थी वो आई थी आफ्टर मैनी ईयर्स समर डाइज द स्वान 1939 में। उसके बाद आई थी टाइम मस्ट हैव आई स्टॉप 1944 में, और उसके बाद आई थी एप इसेंस 1948 में। और उसके बाद जो इनकी लास्ट नोवेल आई थी वो आई थी आइसलैंड नाम से। ये भी काफ़ी फेमस नोवेल है इनकी। ये इनकी लास्ट नोवेल थी जब 1963 में इनकी डेथ हुई थी, उससे पहले ये नोवेल आई थी। एंड दिस इज़ अ फाइनल नोवेल एंड यूटोपियन नोवेल। जैसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड इनकी डिस्टोपियन नोवेल थी, ये इनकी एक यूटोपियन नोवेल थी इन अपोजिशन ऑफ ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। फिर उसके बाद इनके कुछ ऐसे कलेक्शन हैं जिन्हें हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ग्रेट नोवेलिस्ट होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे ऐसे राइटर भी थे। इनके जो ऐसे हैं उन वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द टाइम ऑफ द कल्चर ऑफ मॉडर्न एरा इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इनका जो पहला ऐसे कलेक्शन आया था ये आया था 1937 में अंडर द टाइटल इंट्स एंड मीन्स नाम से। ये एक फिक्शनल वर्क था जो पैसिफिज्म पर बेस्ड था। पैसिफिज्म एक फ़िलोसॉफी है, मीन्स टू से डेट जो अपोजिशन करती है वॉर और मिलिट्री और वायलेंस का। मीन्स टू से डेट हम अपनी हिंदी में, इंडियन माइथोलॉजी में जिसे हम अहिंसा कहते हैं, वैसा ही पैथिसिज्म एक टर्म है। जो इनका ये जो वर्क आया था ऐसे का कलेक्शन फिक्शनल वर्क था एंड्स एंड मेंस के नाम से। तो ये एक पैसिफिज्म पे बेस्ड ही वर्क है। और उसके बाद इनका जो दूसरा नॉन फिक्शनल वर्क था वो था द आर्ट ऑफ सीइंग। ये आया था 1943 में, जिसमें इन्होंने अपनी उन मेथड्स को बताया है जो इन्होंने अपनी आई साइट इम्प्रूव करने में यूज़ की थी। उसके बाद आया था इनका वर्क द पेरेनियल फिलोसफी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है पेरेनियल फिलोसफी, जो 1946 में आया था, विच इलस्ट्रेटेड दी कॉमनलिटीज़ बिटवीन दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न मिस्टिसिज्म। जो वेस्टर्न और ईस्टर्न मिस्टिसिज्म था उसमें जो कॉमन चीज़ें थी उनको इन्होंने डिस्कस किया है इसमें। मीन्स टू से दैट अ कंपैरेटिव स्टडी की है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड मिस्टिसिज्म पे। उसके बाद इनकी जो अगला फिक्शनल वर्क आया था, प्रोज फिक्शन आया था, वो था साइंस लिबर्टी एंड पीस 1946 में। एंड आफ्टर दैट द डेविल्स ऑफ लंदन 1952 में आया था। और उसके बाद आया था द डोर्स ऑफ प्रिसेप्शन। ये इनका एक नोवेल था
जो इनको जो इंटरप्रेट सॉरी, दिस इज़ अ ऐसे कलेक्शन जो इंटरप्रेट करता है इनकी ओन साइकेडेलिक एक्सपीरियंस विथ मेस्केलाइन, जो एक भ्रम की स्थिति होती है और जिसमें हम ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं, तो इससे रिलेटेड है ये वर्क इनका, ये जो कलेक्शन ऑफ एसेज है। उसके बाद इनका जो आया था वो आया था ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिविजिटेड। जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड नोवेल आई थी उसी को इन्होंने री एडिटेड किया था एज अ फॉर्म ऑफ ऐसे। ये इनका ऐसे कलेक्शन था जो 1958 में आया था। पहले मैंने बात की थी कि इनकी जो सेकेंड वाइफ थी लॉरा, उन्होंने इनकी एक बायोग्राफी लिखी थी जो पब्लिश की थी आफ्टर हिज डेथ, पोस्टुमसली पब्लिश हुई थी अंडर द टाइटल दिस टाइमलेस मूवमेंट के नाम से 1968 में। तो ये था एल्डस हक्सले का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एंड एज आई ऑलवेज सेज, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू।